हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हुए और अच्छी अच्छी बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर, है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको इस टाइप से एक चार्ज दे रखा है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है आपका। Q की वैल्यू कितनी है? Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। जिसका मास आपको दे रखा है, मास ले सकते हैं 100 या 100 ग्राम, इस टाइप का 100 ग्राम का मास है। चार्ज आपका 10 माइक्रोकूलम है ना। ग्रेविटी इस समय यहाँ पर वर्क कर रही है, यहाँ पे ग्रेविटी को नेग्लिजिबल नहीं मानना है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो ग्रेविटी वर्क कर रही है तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी so that charge particle remains in equilibrium का मतलब नेट फोर्स 0, remains in equilibrium in air। ये एयर में क्या हो जाए, एयर में ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। यहाँ पर ड्रैग फोर्स नहीं मानना है, कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं मानना है, सिर्फ क्या मानना है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ मानना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मानना है। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये चार्ज पार्टिकल एयर में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। मतलब अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो यहीं पर रहे, नेट फोर्स इस पर क्या रहे, 0 रहे। तो यहीं पर ये रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे, साम्य अवस्था की अवस्था में रहे। तो सो दैट चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इन एयर also find its direction, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको बताना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको बताना है क्या होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए ताकि ये चार्ज पार्टिकल हमारा क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मास दे रखा है 100 ग्राम, इसका चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चन को देखते हुए जैसे ही देखा वैसे सबसे पहले पहला काम किया करो, क्या चीज, डायरेक्शन क्या होगा। अगर ये निकाल लिए तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन सबसे पहले आप निकाला क्या करें, डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन जज करने का तरीका मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। हमने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो एक जो फोर्स है इस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है, उसका डायरेक्शन कभी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेविटी वाला फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा तुम्हारा किधर लगेगा बेटा, ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा नीचे लगेगा। अगर ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा है और इस चार्ज पार्टिकल का अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब कि नेट फोर्स 0 रहना है, इसका मतलब कि ये mg के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स 0 होना है तो mg के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। अगर mg के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगा होना चाहिए, ऊपर की तरफ। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लगा होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है अगर चार्ज पार्टिकल प्लस है तो। अगर चार्ज पार्टिकल प्लस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जस्ट ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऊपर की तरफ। ये एक आंसर आ गया कि ऊपर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक काम तो हो गया। अगर अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन होगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए हमको निकालना है। तो अगर वैल्यू निकालना है तो बेटा एफ ई मस्ट बी इक्वल टू mg होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम
अगर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए चार्ज पार्टिकल पे, नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर होना चाहिए, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg के बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, q इंटू ई होती है। ध्यान से अगर तुम देखो तो q इंटू में e बराबर कितना हो गया, m इंटू जी, e की वैल्यू कितनी हो गई, e बराबर तुम्हारे पास आ गया mg अपॉन में कितना हो गया q। अब अगर तुम ध्यान से देखो m की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन से, g की वैल्यू पता है 10 होती है, 9.8 रख लीजिए, Q की वैल्यू पता है 10 माइक्रोकूलम, सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो E की वैल्यू अगर आपको निकालना है, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ तो SI यूनिट बदले में कितना आ जाएगा, माइनस में 10⁻³ G की वैल्यू यहाँ पे बेटा 10 ले लो और नीचे अपॉन में कितना कर दो 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10⁻⁻ माइनस में कितना 60। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो चला गया, 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, 10⁻+6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10⁻+3 बचेगा। देन दिस इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 10⁻³ ऊपर बचा, इनटू में 10 हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा मिला तुम्हारे पास बेटा 10⁻5 मतलब 10 के घाते 5 न्यूटन पर कूलम कर ले, चाहे वोल्ट पर मीटर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था, इस क्वेश्चन का ये आंसर था। जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे और बताता हूं मैं आपको, है ना, मिटा दो उसको, ठीक। अब मैं डेटा लेके तुमको नहीं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मैं तुमको समझाता हूं अब कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे माइनस होता तो क्या होता। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू कितनी है -q और मास कितना है इसका m। तो अब अगर यहाँ पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ताकि ये चार्ज पार्टिकल एयर में क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन ढूंढना है ना। तो डायरेक्शन ढूंढने से पहले भी सबसे पहला काम क्या करना है, एक बात तो ये तय है कि mg की वैल्यू किधर लगेगी बेटा, mg की वैल्यू नीचे की तरफ लगेगी। अगर mg की वैल्यू नीचे की तरफ लगेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पक्का किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर रहना चाहिए, लेकिन ये चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। दोबारा बोल रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। इसका मतलब पक्का है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर ये नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो mg को बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा तो नेट फोर्स कितना कर देगा, 0। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू जी हो जाएगी। Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू में E बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। यहां भी कितना आएगा, E बराबर तुम्हारे पास mg अपॉन में Q। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बुद्धि से। बुद्धि अगर तुम्हारा काम करता होगा, माइंड तुम्हारा काम करता होगा, माइंड तुम्हारा चलता होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकाल लेंगे। कोई फार्मूला है क्या, फार्मूला नहीं है। मैंने एक कोटेशन बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही काम करो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास। जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीन पॉज करके उतार लो, मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, थोड़ा सा हम और मूव करते हैं अपने चैप्टर में, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। कैसे सर, चलो मैं बताता हूं। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। प्रूव दैट, हेडिंग बनाओ, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is an integral multiple of prove that electric potential is line integral of
इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक टॉपिक की तरह ले लें या एक क्वेश्चन की तरह ले लें, इसका मतलब मैं समझाता हूं। असल में आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि v इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर या E डॉट डी एक्स, ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है ना। यहां पर एक चीज और बढ़ा दीजिएगा, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको प्रूव करना है v बराबर माइनस में E डॉट डी आर। ये कैसे प्रूव होगा, आपने किताब में जरूर देखा होगा, बुक में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में देखा होगा, या अदर बुक किसी कोई पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखा होगा कि v की वैल्यू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर के बराबर होती है। पहली बात मैं इसका मतलब समझा देता हूं, ध्यान से देखो। अगर dr का मतलब क्या होता है, लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करना। लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना। इंटीग्रल का मतलब समझिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझिएगा। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा हुआ है ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने से पहले मैं दो बातें आपको समझाता हूं कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ा दिया। तो दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा आपका बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अच्छा खासा अंतर होता है। यही अगर आप अंतर समझ जाए तो फिर मजा आ जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर मैं एक बात कहूं तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा ये एक पॉइंट का होता है, एक पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का होता है। डिफरेंस है ना, डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ही होता है, 2 वैल्यू के बीच में ही डिफरेंस किया जाता है, 2 चीज के बीच में ही डिफरेंस किया जाता है। एक चीज है तो उसका क्या डिफरेंस करेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर आपसे ये बात करता हूं कि अगर मान लेता हूं कि अगर कोई 10 कूलम का चार्ज रख दिया गया, कोई चार्ज रख दिया गया, मान लेते हैं 2 कूलम का यहाँ चार्ज रख दिया गया। अगर 2 कूलम का चार्ज रख दिया गया, 2 कूलम की चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा किसी भी r डिस्टेंस पे KQ में r। तो KQ में r, लेकिन दूसरे r डिस्टेंस में मान लेते हैं 2r डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पे कितना आएगा, KQ में 2r। तो एक पॉइंट आपका ले लेता हूं मैं A और एक दूसरा पॉइंट में ले लेता हूं B। तो B पॉइंट में पोटेंशियल अलग आएगा और A पॉइंट में पोटेंशियल अलग आएगा। तो अगर मैं A पॉइंट पर बात करूंगा तो ये पोटेंशियल होगा, B पॉइंट पर बात करूंगा तो पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आई बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल एक पॉइंट का स्पेशली होता है ना। तो ये चीज होती है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये दोनों में अंतर होता है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या होता है। इसको मैं प्रूव कराता हूं, आओ देखते हैं। तो हेडिंग बनाए रहिएगा, इसी में आपको करना है ना, जो मैं प्रूव कराऊंगा अभी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट P पर लाया जाता है, किसी भी पॉइंट P पर लाया जाता है, तो उस पर किया गया जो वर्कडन होता है, वो वर्कडन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज बेसिकली डिफाइंड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पर, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पर। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठा के लाया जाता है। इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे उठाकर लाया जाता है अगेंस्ट द फील्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब हम वर्क करते हैं वहां से यहां तक लाने में, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो हम जबरदस्ती लेके आते हैं, अगेंस्ट द फील्ड लेके आते हैं, स्लोली स्लोली। तो जो वगड़न होता है लाने में टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, वगड़न बाय द एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके पोजीशन आर तक, या अगर पोजीशन कितना है इसका आर, पी का पोजीशन आर है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये आपने पढ़ा था। अगर ये आपने पढ़ा था तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो कैसे आएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो वगड़न का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वगड़न के लिए मैं क्या लिखूंगा, वगड़न के लिए मैं सिंपली लिखूंगा, सिंपली v बराबर से ज्यादा लिख दिया जाएगा, वगड़न इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है, एफ एक्सटर्नल डॉट में डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट में डी आर। अगर मैं कोई भी पोजीशन आर मानता हूं तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे पहले, क्योंकि वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कि वेरिएबल फोर्स होगा, लगातार हर एक अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स लगेगा। इसलिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वगड़न निकालेंगे। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वगड़न कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वगड़न, और टोटल वगड़न इनफाइनाइट से आर तक लाने में कितना हो जाएगा, टोटल वगड़न के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही मैं इंटीग्रेट करूंगा इनफाइनाइट से लेके आर तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक छोटा सा वगड़न, इंटीग्रेशन किसका, इनफाइनाइट से लेके आर तक, तो टोटल वगड़न हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके आर तक। और अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, क्यू नॉट। अगर अपॉन में क्यू नॉट कर दूंगा, ध्यान से अगर तुम देखो तो एफ एक्सटर्नल की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल जगह पे लिख सकता हूँ क्यू नॉट इंटू में ई, क्योंकि किसी भी पोजीशन आर पर अगर मैं कोई जनरल पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर कोई भी जनरल पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ, ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ है तो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेगा तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमको, तो ध्यान से अगर तुम देखो तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाना पड़ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, ऊपर दोनों की तरफ वेक्टर लगा दूंगा। ये क्या बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू द माइनस ऑफ एफ ई वेक्टर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस ऑफ एफ ई वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई वेक्टर डॉट में आपके पास क्या बना, डी आर वेक्टर, इनफाइनाइट से लेके आर तक, अपॉन में कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो होना ही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से दूर होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से दूर होगा, ई वेक्टर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू द, किस चार्ज पे फोर्स लगा, क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पे लगा तो लिखूंगा क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर। तो इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। आप ये भी लिख सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन मैं उस तरीके से न लिखे एफ बराबर क्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो चार्ज किस पर लगा, खुद पर, फोर्स किस पर लगा, खुद पर, तो फोर्स खुद पर एफ है, चार्ज खुद का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वहां पे ई वेक्टर अगर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पे रख देंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर डॉट में कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर, अपॉन में कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इनफाइनाइट से लेके आर तक। तो क्यू नॉट बाहर निकाल के ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये सन्नाटे में चला जाएगा। और ये अगर चला गया तो दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इनफाइनाइट से लेके आर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो प्रूव हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो v बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक। तो इनफाइनाइट से लेके आर तक ये पोटेंशियल आपका डिफाइंड हो गया। पोटेंशियल को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो कई क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 12 के बेसिस पर ओनली वन आपको प्रूव पूछा जाएगा,
और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ प्रूव याद रखें कैसे प्रूव हुआ है, और नीट बेसिस पर, आईआईटी बेसिस पर इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां मुझे लगेगा मैं करवा दूंगा, है ना, कि ये आता है मैं करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया जाए। इसके बारे में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी तक मैंने बात की है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस बेसिकली। अगर मैं दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस की बात करूंगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। और थोड़ा सा इसको डिफाइंड करते हैं, कैसे डिफाइंड किया जाता है, बुकों में भी लिखा होता है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी इसको लिखें, है ना। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल होगा हर अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया हमारा। देख रहे हो मैं कैसे मानता हूं ओरिजिन, मतलब सोर्स चार्ज पार्टिकल को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, वहीं से हर चीज को नापा जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सर कैसे ओरिजिन मान लेते हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल कैसे उठा के लाते हैं, F बराबर QE में कौन सा चार्ज Q रखते हैं, और सर बोलते कैसे हैं, या बराबर QE को बोलते कैसे हैं, फोर्स खुद पर, चार्ज खुद पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पर। तो कभी भूलोगे नहीं कि F बराबर QE में Q कौन सा रखना है, E कौन सा रखना है, F कौन सा रखना है ना। अगर यही बातें सीखे तो फिजिक्स बहुत आसान हो गई। तो खैर, मैं अगर तुमसे कहूं कि आपका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये आपका पॉइंट हो गया A, ये आपका पॉइंट हो गया B, या इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, ठीक है। फील्ड में एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक। तो A पॉइंट और B पॉइंट है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो कैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q। तो चार्ज पार्टिकल Q को डिफाइन करने के लिए अगर मैं कहूं, तो ध्यान से अगर तुम सुनो, तो मैं कहूंगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को B पॉइंट से, कौन से किसी भी चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को B पॉइंट से A पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे पोटेंशियल डिफाइन किया था वैसे यहां भी डिफाइन करेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफाइन किया था वैसे यहां भी डिफाइन करेंगे, है ना। इनफाइनाइट से लेके उस पॉइंट तक, इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्कडन होगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। असल में वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल ही आ जाएगा किसी भी पॉइंट का, है ना। तो अगर मैं B पॉइंट को अगर मैं इनफाइनाइट मान लेता हूं, तो B पॉइंट पे इनफाइनाइट मान लूंगा तो VA माइनस VB इज इक्वल टू VA ही आएगा, क्योंकि VB पर अगर B पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एट द पॉइंट B कितना हो जाएगा, 0। लेकिन B पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे नहीं है, फील्ड के अंदर है, तो यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, डिफरेंस में कुछ अलग आएगा। लेकिन B अगर इनफाइनाइट पे हो गया, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, और अगर 0 मानते हैं तो घटाओगे तो फिर से VA ही आने वाला है। इसका मतलब अगर मैं इनफाइनाइट से लेके आता हूं तो पोटेंशियल डिफाइंड होता है, अगर मैं किसी भी पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड लेके जाता हूं, वही डिफिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अच्छा, इनफाइनाइट पे 0 क्यों मानते हैं, इनफाइनाइट पे सब चीज 0 होता है बेटा, मानते हैं 0, है ना। क्यों, देखो ध्यान से, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय द सेपरेशन स्मॉल r। अगर इनके बीच का सेपरेशन बहुत लंबा कर दो, तो बहुत इनफाइनाइट कर दो, तो बहुत दूर कर दो, तो R टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। R टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर R टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, मतलब लगभग 0 हो गया, मतलब 0 ही हो गया, है ना। इसी तरीके से किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी भी r डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है, KQ बाई में R स्क्वायर। अगर इसी R की वैल्यू बहुत दूर लंबी हो, तो मतलब R टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के कारण मतलब बहुत दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो R टेंडिंग टू इनफाइनाइट जैसे रखोगे, R टेंडिंग टू इनफाइनाइट जैसे रखोगे, तो पूरा नीचे इनफाइनाइट, पूरा 0 कर दिया ऊपर वाला, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो, दिस इज इंप्लाइज दैट E टेंडिंग टू 0 मतलब 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है इनफाइनाइट पोजीशन पर। और
इनफाइनाइट सेपरेशन पे फोर्स भी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के Q1 Q2 बाई में कितना होता है बेटा, R। अगर R टेंडिंग टू इनफाइनाइट, R टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब दो चार्ज पार्टिकल बहुत 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 दूर है। अगर दो चार्ज पार्टिकल बहुत 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 दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उनके बीच की, जीरो, मतलब होगी ही नहीं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना, ऐसा माना भी जाता है, कई बार कर चुके हैं। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। अच्छा, लास्ट में अगर पोटेंशियल की बात करूंगा तो समझ गए आप लोग, के क्यू बाई में R टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। तो पोटेंशियल जीरो होता है इनफाइनाइट पे, फोर्स जीरो होता है इनफाइनाइट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनफाइनाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे क्या होता है, जीरो। तो इनफाइनाइट से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पॉइंट तक लाते हैं तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट पे जीरो होता है, तो इसीलिए वही पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाता है। तो आपको पोटेंशियल डिफाइन करने में दिक्कत नहीं होती। खैर, तो इसका मतलब ये कि मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाया गया, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्कडन होगा, वर्कडन फ्रॉम बी टू ए per unit test charge particle, that is basically known as potential difference between the point B and A, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA अपॉन VA माइनस में VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन में Q नॉट। लेकिन ये याद रहे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में किया गया वर्क डन ही आप लिखेंगे आपका पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अब यहां से कुछ निकालते हैं, यहां से कुछ फॉर्मूले निकालते हैं। यहां से अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो यहां से भी इंटीग्रल फॉर्म में ही आएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं तुमको ये कहूं कि VA माइनस में VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। अच्छा, ये डेल्टा V को मैंने VA माइनस VB लिखा, VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा, ये भी एक क्वेश्चन है ना। VA माइनस VB लिखा, VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान से देखो बेटा कि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो हम चले कहां से, बी से, पहुंचे कहां, ए पर। ए पर अगर पहुंचे हैं तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, तो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल कितना है, ए माइनस में फाइनल इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना है, बी। तो इसलिए VA माइनस VB, ना कि VB माइनस। ठीक है, अगला टॉपिक हम लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी between two charge particle, between two charge particle in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये बताना। ध्यान से देखते रहे। मान लेते हैं अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा Q1 है, ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, Q2 है। इनके बीच का सेपरेशन बेटा कितना है, R है। ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है आपका E। तो क्या अब की बार इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R होगा? तो आंसर है नहीं। इनके बीच का, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R नहीं होगा, नहीं होता है ना। तो कुछ हमने कंडीशंस मानी थी वहां पे, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। मैं शुरुआत में कुछ बोल रहा था कि पहला चार्ज पार्टिकल लाओ, मान लो कि दुनिया में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, पहला चार्ज पार्टिकल लाओ। तो जब पहला चार्ज पार्टिकल लाओगे तो उस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं,
जब पहला चार्ज पार्टिकल ला रहे हो तो रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो पहला चार्ज पार्टिकल आ रहा है, उसको लाने में कोई वर्क नहीं किया गया। लेकिन जब दूसरा चार्ज पार्टिकल को लाया जा रहा है तो वर्क किया जा रहा था अगेंस्ट द फील्ड, जब लाके हम रख रहे थे तो वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। लेकिन उस वाले केस में सिर्फ 2 चार्ज पार्टिकल ही थे, तब 1/4πε Q1 Q2 बाई R आया था। लेकिन यहां पर 2 चार्ज पार्टिकल तो हैं, लेकिन बाहर से इन दोनों के अलावा कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना। तो यहां ये क्वेश्चन बना, यह एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में होने वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुने तो मैं फिर से वैसे ही बताऊंगा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, बस सुनते रहिए। अच्छा, ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल होगा, तो यहां भी पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर और यहां भी पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर। मान लेते हैं यहां पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के अलावा भी कोई चार्ज पार्टिकल है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, V1 है, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, V2 है। बस यही अंतर है। अंतर यही है कि जब मैं पहले बात कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी की, तो इन 2 चार्ज पार्टिकल के अलावा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था। तो इस वाले केस में क्या है, ये 2 चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसके अलावा तीसरा चार्ज पार्टिकल, लेकिन उसको छुपाया गया है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बताइए। समझ आ रही बात, ये चीज है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा जिसकी वैल्यू V1 और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा जिसकी वैल्यू V2। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन डिक्रीज करते हैं, तो बराबर हो ही नहीं सकते। एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। तो ये V1 है, ये V2 है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बताया था मैं, पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, U बराबर Q इंटू V। लेकिन ये Q कौन सा था, Q0, जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं इनफाइनाइट से, वो चार्ज पार्टिकल, ये पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल का। तो जिस पॉइंट पे हम लाकर इस चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल इनटू में जिस पॉइंट पे लाकर रख रहे हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, U बराबर Q इंटू V में चार्ज खुद का, पोटेंशियल उसी जगह का जहां पे लाके रख रहे हैं, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बनता है। मतलब पोटेंशियल दूसरे का, चार्ज खुद का, पोटेंशियल दूसरे का। तो ये पोटेंशियल किसका है, इसका तो है नहीं, जब Q1 लाके रखेंगे तो Q1 का तो पोटेंशियल होगा नहीं। V1 पोटेंशियल किसका है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब दूसरे चार्ज पार्टिकल का। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो शुरुआत से अगर हम ध्यान देखेंगे, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहला वाला चार्ज पार्टिकल लाओ, Q1 चार्ज पार्टिकल लाओ, उसको रखो, उसमें जितना वर्गडन करना पड़ेगा वो प्लस इस चार्ज पार्टिकल को लाओ, इसको जितना वर्गडन करना पड़ेगा, दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होगा W1 पहले चार्ज पार्टिकल लाने में किया गया वर्गडन, प्लस में कितना, दूसरा चार्ज पार्टिकल लाने में किया गया वर्गडन। लेकिन बेटा जब पहले चार्ज पार्टिकल को ला रहे होगे, तो पहले चार्ज पार्टिकल जब तुम ला रहे होगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल जब ला रहे होगे तो क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो हम वर्गडन कितना करेंगे, W1, और इस वर्गडन को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू में V1। इसी वर्गडन को हम सिंपली क्या लिखेंगे, Q1 इंटू में V1। यही वो वर्गडन होता है, एक्सटर्नल वर्गडन इज इक्वल टू U के बराबर होता है। तो W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू में V1, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा चार्ज पार्टिकल जब ला रहे होगे Q2, तो Q2 जब ला रहे होगे तो एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोज कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये भी फोर्स लगाएगा इसमें, मतलब ये भी अपोज करेगा इसको, ये चार्ज पार्टिकल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोज करेगा और ये भी अपोज करेगा, तो ये अपोज करेगा, तो इसके कारण लाने में किया गया वर्गडन कितना हो जाएगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसके विरोध में लाने में किया गया वर्गडन जो होगा, इसके विरोध में लाने में किया गया वर्गडन इज इक्वल टू Q2
N2 में इसके कारण यहां जितना पोटेंशियल जनरेट होगा, इसके कारण यहां कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, इसके कारण पोटेंशियल जनरेट होगा K Q1 बाई R। समझ आ रही बात? K Q1 बाई R, दिस इज द पोटेंशियल जनरेटेड बाय द Q1 पार्टिकल एट दिस पॉइंट। यहां पे पोटेंशियल पता चल गया, इसके कारण और इस चार्ज पार्टिकल को अगर ला रहे हैं तो इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में इस चार्ज पार्टिकल लाने में किया गया वगड़न खाली कितना हुआ, Q2 इंटू में इसके कारण जो पोटेंशियल आया वो लिख दिया। लेकिन अभी ये बाकी है, ये भी तो विरोध कर रहा होगा, तो इसके विरोध में किया गया वगड़न कितना, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना है V2, इसके कारण अगर पोटेंशियल V2 है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे Q2, सॉरी फिर लिखेंगे यहां पर Q2 इंटू में V2 पता है आपको। तो ध्यान से अगर तुम देखो ये क्वेश्चन में कितना बना, 2 बना। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 बना तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का कितना हो गया, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया Q1 V1 प्लस में Q2 V2 प्लस में कितना K Q1 Q2 बाई R, दोनों जोड़ दिया। क्लियर है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R नहीं होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अगेंस्ट में भी वर्क कर रहे हैं, अगर इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो इसको पोटेंशियल को भी देखना पड़ेगा, और इसके पोटेंशियल को भी देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, है ना। एकदम मैंने वैसे ही बताया है कि पहले चार्ज पार्टिकल लाओ, दूसरा चार्ज पार्टिकल लाओ। जब पहला चार्ज पार्टिकल लाओगे उस वाले केस में तो वहां तो कुछ था ही नहीं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? इसको करें, फिर एक अगला टॉपिक लेते हैं और जल्दी से अपने आप को कंक्लूड करते हैं। ठीक, लास्ट क्या है? लास्ट, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स या फिर फील्ड की बात करेंगे, कंजर्वेटिव प्रूव करना। हमें प्रूव ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, सिंपली। समझ आ रही बात? कंजर्वेटिव नाम सुना होगा क्लास 11th में। ये कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके कारण किया गया वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहने का मतलब ये कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर हम वर्कडन निकाल रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, तो तीनों पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण किया गया वर्कडन, अगर ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो W1 मस्ट बी इक्वल टू W2 मस्ट बी इक्वल टू W3। समझ आ रही बात? ये होता है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हमें किसी भी फोर्स को, अगर हमें कंजर्वेटिव प्रूव करना है कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या करें? क्या करें? उस फोर्स के कारण वर्कडन निकाल दें, दो अलग अलग पाथ के कारण। तो दो अलग अलग पाथ के कारण जब वर्कडन निकालोगे, अगर वो कंजर्वेटिव होगा तो बराबर आ जाएगा, अगर वो कंजर्वेटिव नहीं होगा तो बराबर नहीं आएगा। तो प्रूव करने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि अगर फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव होगा तो वर्कडन निकालो दो अलग अलग पाथ के कारण। अगर दो अलग अलग पाथ के कारण अगर वर्कडन आप निकाल रहे हैं और वो बराबर आ रहा है तो फोर्स आपका कंजर्वेटिव, बराबर नहीं आ रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताओ जैसे, हाँ,
फ्रिक्शन फोर्स में लॉस होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अभी और भी बातें करेंगे कंजर्वेटिव पर, तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में डालने के लिए कंजर्वेटिव प्रूफ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ बेसिकली हम यही करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कंजर्वेटिव अगर फोर्स हमें प्रूव करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वगड़न निकालेंगे, चार्ज पार्टिकल ले जाकर अगर वो वगड़न सेम आ गया, इक्वल आ गया, वगड़न अगर जैसे इक्वल आता है वैसे हम क्या बोलेंगे, वैसे सिंपली बोल देंगे भाई साहब क्या, वैसे सिंपली हम बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब वर्कडन निकालना है, मतलब वर्कडन पे भी क्वेश्चन आ गया, वर्कडन कैसे निकाला जाएगा, है ना। अभी सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, वर्कडन पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, E बराबर dV बाई माइनस ऑफ dV बाई dr पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे, है ना। अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया जाएगा, 2-3 लेक्चर, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी था, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो। चलिए थोड़ा सा मैं टॉपिक को छेड़ता हूं। क्या आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा U फाइनल माइनस में U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr इनिशियल टू फाइनल। याद है कुछ? वर्क पावर एनर्जी याद है कुछ? वर्क पावर एनर्जी में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा था, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का अगर इस टाइप से लिखा हुआ था तो यू की वैल्यू ये भी आपने देखा होगा, इनफाइनाइट से लेके आर तक कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr, और साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा कि फोर्स F इज इक्वल टू माइनस में du अपॉन में dr। ये तीनों तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तीनों हमने पढ़ चुका है, तीनों हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं, वही चीज पढ़ रहे थे हम कब से, बस u की जगह पे v था और f की जगह पे e था, u की जगह पे v था और f की जगह पे e था। हाँ था भाई, देखो ध्यान से, u बराबर कितना होता है, वही चीज है, देखो ध्यान से, u बराबर q इंटू वी होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, q इंटू में v फाइनल माइनस में q इंटू में v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, q इंटू में e वेक्टर डॉट में क्या लिख देंगे, dr वेक्टर इनिशियल से लेके फाइनल, q q q कॉमन निकाल के काटो, देखो आ गया v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v काटो। वहां भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ कैसे होगा, यहाँ लिखोगे भाई साहब दिस इज इंप्लाइज दैट f बराबर माइनस डी अपॉन dr, इसकी वैल्यू लिखोगे f बराबर q इंटू में कितना लिखोगे, q इंटू में e हो जाएगा, माइनस में क्या लिखोगे du, और u के जगह पे क्या लिखोगे q इंटू v हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में dr हो जाएगा, q कॉमन बाहर निकाल के काट दो, e बराबर माइनस dv अपॉन dr। एक सिंपल तरीका ये भी है याद करने का, अगर 11 का ये तुम्हें फॉर्मूला याद है तो सटाक से आ जाएगा, उसमें कौन सिखा दो, जल्दी आ जाता है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए सही नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखने के लिए सही है, लोगों को बताने के लिए सही है, लोगों को मजा आता है, वो एक लाइन में आ गया है ना, एक लाइन में क्या है, एक ही लाइन में, एक लाइन में कहा है तो सटाक से, ये पर अब उसकी फॉर्मूला रखने बस जल्दी से आ जाता है, एक लाइन कुछ नहीं होता है। खैर तो तरीके हैं याद रखने के, है ना। तो मैं यहां से कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा आपने एक चीज और पढ़ा होगा वर्कडन में, वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नहीं पढ़ा है तो इसे रट डालें, लेकिन ऐसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। कैसे होता है बता देता हूं, चलो अच्छा देखो यहां पे दिखा क्या लिखा हुआ है, ये चीख चीख कर कह रहा है मैं वर्कडन हूं, देखो कह रहा है क्या, और किसके कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr, क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr का मतलब क्या है, टोटल वर्कडन इंटीग्रेट कर टोटल वर्कडन, तो टोटल वर्कडन किसके कारण, टोटल वर्कडन इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में किसी भी पार्टिकल को टोटल वर्कडन है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, तो इसे मैंने क्या लिखा, q फाइनल माइनस में u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस में वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी को जब मैंने वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखा तो वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो u इनिशियल माइनस में u फाइनल, ये भी आ गया, देखो प्रूव हो गया।
तो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यूनिसल माइनस यू फाइनल, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, बड़ा काम देगा बाय गॉड, सही बता रहा हूं मैं, बहुत काम देता है एकदम। ये सब गोल्डन फॉर्मूलाज हैं जितने मैं सब बता रहा हूं आपको, मैं सब आसान करके बता रहा हूं। ये किताबों में ऐसे मिलेगा, डराएंगे वो, ओ ऐसे कर दिया, वो ऐसे, क्या डरना यार तो फालतू में बिना मतलब का। वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यूनिसल माइनस यू फाइनल, इसमें क्या दिक्कत है? उसी को तो मैं ऐसे लिखा हूं, बस उसको सजा दिया, उसको अच्छा कर दिया, चेहरा बदल दिया उसका, और कुछ तो किया नहीं। तो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यूनिसल माइनस आपका क्या हो गया, यू फाइनल। ये फॉर्मूला मैं यूज करके कई क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा और यहाँ पे मैं प्रूव भी करूंगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको उतारते जाइएगा, कहीं पे टॉप मार्जिन पे उतारिएगा या फिर साइड में लाइन खींच के उतारते जाइएगा। ये सब फॉर्मुलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्टार मार के लिखते चले जाइएगा सब, है ना। तो अब अभी हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना। तो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अगर हमें u पता है तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, q इंटू में v इनिशियल माइनस में v फाइनल। अब इसी बात है, देखा जा सकता है, ये भी तुम पढ़े हो, बताओ कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्कडन, ये एक्सटर्नल वर्कडन होता था किसी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक लाने में, है ना। तो वर्कडन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जहां तक ले जा रहे हो, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में क्यू नॉट चार्ज, जिस चार्ज को लेके जा रहे हो, एंड दिस इज इक्वल टू डिफरेंस है, फाइनल पॉइंट पे लेके गए तो उसको क्या लिखोगे बेटा, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, वर्कडन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्यू नॉट वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। लेकिन सर ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं आएंगे, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कंजर्वेटिव, ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है जो तुम कर रहे हो। लेकिन सोच के जरा देखो ध्यान से, क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या वर्कडन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, होगा ना। क्योंकि जब तुम चार्ज पार्टिकल को उधर से ला रहे थे, सेम फोर्स ही लगा रहे थे, जितना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर रह के रहा था उतने ही फोर्स से तुम लेके आ रहे थे। तो जितना तुम वर्कडन इस डायरेक्शन में करोगे, जितना तुम वर्कडन इधर कर रहे हो, वही वर्कडन तो उधर भी हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्कडन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्कडन होगा और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्कडन होगा सेम होगा। लेकिन आर का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, है ना, आर का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर ही है, आर का डायरेक्शन भी उधर ही है किसी क्यू चार्ज के कारण, दोनों का डायरेक्शन अगर उधर ही है तो वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक कारण तो प्लस आएगा। लेकिन फोर्स इधर है, आर का पोजीशन इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, आर का पोजीशन उधर है, इसका वर्कडन नेगेटिव आएगा। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम आएंगे। इनफाइनाइट से लेके आर तक लाने में लाया जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स, और आर से इनफाइनाइट तक वो धकेल रहा होगा, उसके कारण वर्कडन, तो पोजीशन तो सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस आ जाएगा, एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा, है ना। तो इसलिए वर्कडन बाय एक्सटर्नल सोर्स इक्वल टू वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्कडन ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्कडन ये होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण वर्कडन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ वर्कडन बाय एक्सटर्नल सोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस में वी फाइनल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कारण वर्कडन, वही मैं यहां कह रहा हूं, वही मैं यहां कह रहा हूं। एक गोल्डन फॉर्मूला और, बाय गॉड मजा आ जाएगा, ऐसा याद रखोगे तो। सर ने क्या क्या बताया, 3 4 फॉर्मूले में तुमको बता दिया, गोल्डन फॉर्मूले, और ढेर सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से मैं लगाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से मैं ढेर सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, है ना। अब आते हैं, हमारा समय हो गया है प्रूफ करने का समय हो गया है। याद रखिएगा वर्कडन किसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कारण वर्कडन जो होगा क्यू नॉट इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अब आ जाओ, मान लो, क्या कर लो, मान लो किसी फील्ड के अंदर, मान लो कोई फील्ड है,
कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बदल रहा है, उससे नहीं मतलब, बस है फील्ड। मान लो फील्ड है और फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट आपका ये है, इसे लिखूंगा ए, एक पॉइंट आपका ये है जिसे लिखूंगा बी। किसी चार्ज Q0 चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लाया जा रहा है, ए से बी तक लाया जा रहा है वाया अलग अलग पाथ, वाया डिफरेंट डिफरेंट पाथ। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, अलग अलग पाथ की तरह, है ना। इस पाथ का नाम दे देते हैं ACB, इसका पाथ, इस पाथ का नाम दे देते हैं डायरेक्ट A to B, इस पाथ का नाम दे देते हैं ADB, है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास तो फॉर्मूला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू Q0 V इनिशियल माइनस EV फाइनल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को लेके जाया जा रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अब मुझे ये बता दो एक बात कि अगर मैं Q0 चार्ज पार्टिकल को ला रहा हूं तो Q0 चार्ज पार्टिकल को चाहे इस पाथ से लेके जा रहा हूं, चाहे इस पाथ से लेके जा रहा हूं, चाहे इस पाथ से लेके जा रहा हूं, लेके तो मैं चार्ज Q0 पार्टिकल को ही लेके जा रहा हूं। हाँ सर ये बात तो सही है, बहुत अच्छी बात। अगर मैं इस पाथ को लेके जा रहा हूं तो इस पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट A, इस पाथ के लिए फाइनल पॉइंट B। तो बताओ इस पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट क्या होगा? यही होगा, बदलेगा थोड़ी भाई, इसी जगह से लेके जा रहे हैं। फाइनल पॉइंट क्या होगा? वही होगा। अच्छा, इस पाथ के लिए घूम रहा है, इनिशियल पॉइंट यही होगा, फाइनल पॉइंट वही होगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं अगर बोलूं कि वर्क डन फॉर द पाथ A to C to B, तो बेटा क्या लिखोगे? चार्ज डिस्चार्ज पार्टिकल को लेके जाया जा रहा है और जहां से लेके जाया जा रहा है, जहां लाके पटक दिया जा रहा है, वहां का पोटेंशियल। अब मैं तुमको कहूं बताओ डायरेक्ट A to B के लिए चार्ज वर्क डन कितना होगा? लिखोगे, कहोगे बेटा डिस्चार्ज पार्टिकल को लेके जाया जा रहा है, जहां से लेके जाया जा रहा है, जहां पटक दिया जा रहा है, वहां का पोटेंशियल। फिर कहूं मैं तुमको बताओ वर्क डन फॉर द पाथ A to D to B, तो बेटा सिंपली कहोगे जिस चार्ज पार्टिकल को लाया जा रहा है, जहां से लेके जाया जा रहा है, जहां पे पटक दिया जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, क्या तीनों बराबर हैं? तो आंसर है हाँ। अरे होंगे भाई, बराबर तो होना ही उनको, है ना, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है तो बराबर होना है ना। देखो मैं यहाँ पे कहीं पे कंजर्वेटिव लेके नहीं चला, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं कंजर्वेटिव। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो वर्क डन वाया पाथ A to C to B is equal to the work done from the direct path A to B is equal to work done A to D to B, always equal to each other. That means the electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a कंजर्वेटिव। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इस फोर्स में फील्ड भी होगा, इस फोर्स में फील्ड भी होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो फील्ड भी कंजर्वेटिव होगा, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्स कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है तो फील्ड कंजर्वेटिव। तो आपको फील्ड कंजर्वेटिव प्रूव करना था, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? इनडायरेक्ट तरीके से आपने फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूव कर दिया, और जैसे ही फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो फील्ड अपने आप कंजर्वेटिव हो गया, क्योंकि फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो फील्ड भी कंजर्वेटिव होगा। यही आपको लिखना है लास्ट वाली लाइन में आपको सजाकर कि फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। समझ आ रही बात? तो अगले टर्न पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले टर्न पे ढेर सारे बेटा क्वेश्चंस करेंगे। हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, पूरी टॉपिक खत्म हो चुकी है। मैंने आपको कैसे पढ़ाया है? पहले चैप्टर 1 पढ़ाया मैंने एनसीईआरटी का, फिर आपको मैंने शायद आपको चैप्टर 2 पढ़ाया है ना। तो आपको चैप्टर 1 पढ़ाया है, चैप्टर 2 पढ़ाया है, दोनों साथ में मैंने पढ़ाया है, दोनों साथ में मैंने पढ़ाया। इलेक्ट्रिक डायपोल को छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने क्या किया? छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल को कब पढ़ाऊंगा? इसी के बाद, मतलब अब टर्न इलेक्ट्रिक डायपोल का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो किताबों में क्या दिया हुआ है, किताबों में